बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और हफ्ते का आज पहला वर्किंग डे है जनाब, और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं आपके सामने। और यकीनन आप भी अपने अपने वर्क स्टेशंस के लिए निकल रहे होंगे। जाइए, छा जाइए, बेहतरीन तरीके से अपना काम सर अंजाम दीजिए। तारुफ की अगर ज़रूरत है तो कराए देते हैं जनाब। मैं हूँ ज़ैर मलिक और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद होती हैं नजफ राजा। और ये जो इतनी मेरे हाल में 3-4 जुमले उज़ैर ने बोले हैं ना, आपको मोटिवेट करने के लिए बोले, क्योंकि मंडे जो है जरा स्लो होता है। चार्ज हो जाएं। मंडे हमेशा स्लो होता है, तो हम भी जरा कहीं ना कहीं स्लो होते हैं, खुद को भी मोटिवेट करते हैं, आपको भी करते हैं। तो उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और अपनी डबल वे ट्रैफिक अपनी लाइफ को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। प्रोग्राम के आगाज में खबर शामिल करते हैं। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से शाही कला लाहौर में अजीम शान तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें आईसीसी और पीसीबी के हाई ऑफिशियल्स के अलावा 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले पाकिस्तानी टीम के अरकान ने शिरकत की। इस तकरीब में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, सूबाई वजीर खेल फैसल खोखर समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था कि 4 टीमें पाकिस्तान आ चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई है और आज इंग्लैंड की टीम भी पाकिस्तान आ जाएगी। तकरीब में पाकिस्तान के मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने इवेंट का ऑफिशियल तराना पेश किया, जबकि प्रोग्राम में आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा हुआ। तो जनाब, इससे मुतालिक तो हमने आपको बता दिया। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं मुल्क भर में मौसम किस तरह का रहने वाला है। तो नजफ बताइए। आइए आपको मौसम समझाते हैं थ्रू ग्राफिक्स। आजकल मुल्क में मौसम के निराले रंग देखने में आ रहे हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बेशतर इलाकों में टेम्परेचर नुक्ताए अंजमात से नीचे गिर गया, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें कम होने से दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। खुशहाली और पानी के संगीन बहरान के खतरात मंडराने लगे हैं। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मौसम शदीद सर्द और मतला अबर आलूद है। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -3 और ज्यादा से ज्यादा 8 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की तरफ चलते हैं। स्कर्दू में कम से कम टेम्परेचर -7 और ज्यादा से ज्यादा 5 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं। वादी के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की तरफ चलें, वहां पर दर्जा हरारत कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 17 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया है। आगे चलते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की तरफ चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां पर कम से कम टेम्परेचर -2 और ज्यादा से ज्यादा 12 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, बडगराम, शांगला में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। और अब कुछ जिक्र कर लेते हैं पंजाब का, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और बादल छाए रहेंगे। मरी और गिलियात में चंद मकामात पर बारिश हुई। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात करें तो वहां पर कम से कम पारा 10 और ज्यादा से ज्यादा 27 डिग्री रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का तज़किरा करते हैं, वहां पर कम से कम पारा 10 और ज्यादा से ज्यादा 27 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ चलते हैं, वहां पर कम से कम टेम्परेचर जो है 12 और ज्यादा से ज्यादा 27 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। आगे चलते हैं, रुख करते हैं सूबा बलूचिस्तान के मौसम का,
जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, ज़ियारत, कला अब्दुल्ला, चमन, पशीन में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। शहरियों को खराब मौसम के दौरान मुहतात रहने का कहा गया है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां दिन भर सूरज खूब चमकेगा। रोशनियों के शहर कराची की बात करें तो वहां पर कम से कम टेम्परेचर 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं। हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। तो नाजरीन, आपने मौसम की सूरत हाल जानी। अब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मुल्की सियासत की। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सियासी पारा भी हाई हो रहा है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है, मगर तहरीक इंसाफ के अंदर शदीद हंगामा आराई, तकसीम और धड़ेबंदी देखी जा रही है। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने पर पीटीआई रहनुमा 2 धड़ों में तकसीम नजर आ रहे हैं। एक धड़ा उनकी वापसी का हामी है तो दूसरा धड़ा इन्हें पार्टी से बाहर देखना चाहता है। पीटीआई में जारी महाज आराई सिर्फ धड़ेबंदी ही और सिर्फ बातों तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि अब तो हाथ पाँव का भी खुला इस्तेमाल हो रहा है। पीटीआई रहनुमा पहले ये स्ट्रेटजी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करते नजर आते थे और अब वो एक दूसरे के खिलाफ ही ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। अडियाला जेल के दरवाजे पर फवाद चौधरी के शुएब शाहीन को थप्पड़ की गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनी गई। अब फवाद चौधरी ये दावा कर रहे हैं कि बानी पीटीआई के कहने पर शुएब शाहीन से सुलह हो गई है, मगर शुएब शाहीन इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं किसी किस्म की सुलह नहीं हुई। आपको मजीद बताते हैं कि पीटीआई रहनुमाओं की तनकीद के बाद सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने भी अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को भिजवा दिया है। तकसीम की शिकार पीटीआई की नई एहतजाजी हिकमत अमली सामने आ गई है। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने इंकशाफ किया है कि बानी पीटीआई ने ईद उल फितर के बाद एहतजाज की तजवीज़ दे दी है और इस पर मुशावरत शुरू कर दी गई है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त का। सर, कहिएगा कि बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने यह इंकशाफ किया है कि बानी ने ईद उल फितर के बाद एहतजाज की तजवीज़ दी है। सर, ज़रा बताइएगा इस एहतजाज की हिकमत अमली क्या होगी? क्या ये एहतजाज भी उसी तरह का होगा जिस तरह 8 फरवरी को किया गया था, या आप क्या समझते हैं इस एहतजाज से पीटीआई को क्या सियासी तौर पर फ़वाइद हासिल हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और सियासी तौर पर स्ट्रगल करना हमारा हक है, क्योंकि 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए उसमें जो अवाम ने जो मैंडेट दिया तहरीक इंसाफ को, वो मैंडेट उनसे छीन लिया गया। अब जाहिर है हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम पॉलिटिकली एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। अब देखिए, कोशिश तो ये हो रही है कि जो अपोजिशन जमातें हैं उनको इकट्ठा किया जाए, उनका ग्रैंड अलायंस बनाया जाए और इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि ईद से पहले ग्रैंड अलायंस की तरफ हम जा रहे हैं जी, और ईद के बाद फिर ग्रैंड अलायंस के तवसत से इंशाल्लाह ताला उसी के प्लेटफॉर्म से हम एहतजाज करेंगे। ठीक है शौकत साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया होगा। हमें ये भी बता दीजिए, ये जो देखने में आ रहा है कि पीटीआई में तकसीम दर तकसीम हो रही है, धड़ेबंदी बन रही है और ये कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है, इसके पीछे क्या वजूहात है? बड़ी पार्टी है, ये कोई धड़ेबंदी नहीं है। इमरान खान जेल में है, 2 बंदों की लड़ाई हो गई तो इससे क्या मतलब है कि पार्टी धड़ेबंदों में तकसीम है? कोई धड़ेबंदी नहीं है। ये जो हाथापाई हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे? हाथापाई क्या हुई है? दोनों वकील हैं, दोनों आपस में अगर लड़ गए तो उससे पार्टी का क्या हुआ है? इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप क्या समझती हैं? आप इससे पहले कितने लोग पार्टी से चले गए हैं? कोई फर्क पड़ा है?
फरवरी को लेकिन लोगों ने बेशक फिर फर्क इमरान नहीं खान। पड़ा शौकत साहब। शेर अफजल मरवत भी तो धड़ेबंदी की निशानदेही कर रहे हैं ना। वो बताते हैं कि उनके अगेंस्ट भी और दूसरों के अगेंस्ट भी कोई ना कोई ग्रुप काम कर रहा है। उनको निकालने पर बड़ा इख्तलाफ सामने आ रहा है। आपकी राय हम जानना चाहेंगे, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। आप क्या समझते हो, उन्हें पार्टी में रहना चाहिए था और या उन्हें निकालने का फैसला दुरुस्त है? और अगर रहना चाहिए तो फिर क्यों? देखिए, पार्टी में डिसिप्लिन कायम करने के लिए जो इकदाम हुए हैं, देखिए इमरान खान ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है, तो मेरे ख्याल से अगर वो थोड़ा बहुत खामोश रह जाए और पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो कर ले तो फैसला वापस भी हो सकता है। जरूरी तो नहीं है कि देखें कोई करप्शन के इल्जाम नहीं है उनके ऊपर, कोई सिर्फ डिसिप्लिन तोड़ने का है। सर वो ये तो हो कहते हैं सकता है, कि लेकिन जनाब मेरे खिलाफ जो है ना कान भरे गए हैं खान साहब के, और अडियाला जेल जो है वो अब शिकायतों का मरकज बन गया है। मतलब बस सारी लीडरशिप जो जाती है वो अपने मुखालिफ ग्रुप के मुखालिफ शख्स के बारे में जनाब खान साहब के कान ही भरती है और फिर इस तरह के एक्शन सामने आते हैं। देखिए, अब जो एक्शन हुआ है उसका खान को भी अंदाजा हो गया है और पता है उनको कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उन तक सारी चीजें उन तक पहुंच चुकी हैं। अगर कान भरना होता तो एक बंदा दो भर सकता है ना, सारे तो नहीं भर सकते हैं। और मेरे ख्याल से खान किसी को भी बुला सकते हैं जेल में, जितने भी सीनियर लोग हैं। अगर सपोज किसी के, एक तो ये होता है ना कि आपस में अगर वकला की एक दूसरे के साथ नहीं लगती है तो किसी और को बुला सकते हैं, खान साहब पूछ सकते हैं, हालात का जायजा ले सकते हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और जो फैसला लिया गया वो शायद उनको ये बताया गया कि जी पार्टी में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की वायलेशन हो रही है, तो जाहिर है उन्होंने जो एक्शन लिया है वो तो सिर्फ उसको बरकरार रखने के लिए। अब ये है कि शेर अफजल मरवत साहब से मेरी रात को भी बात हुई है, मेरा क्लास फेलो है, और उनसे यही रिक्वेस्ट की है कि जी आप थोड़े खामोशी इख्तियार कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बिल्कुल ठीक। शौकत साहब, एक बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त की, टीम के अंदर, पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कायम होना बहुत ज़रूरी है। हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिए कि फवाद चौधरी और शुएब शाहीन के दरमियान झगड़ा और जुबान ज़दे आम है। फवाद चौधरी का पार्टी में इस टाइम पर स्टेटस क्या है और वो पीटीआई में हैं भी या नहीं, इसको ज़रा क्लियर कीजिएगा। देखिए, अभी तक पीटीआई में फॉर्मली शमूलियत तो नहीं की है उन्होंने। अच्छा, पार्टी को छोड़ चुके थे, लेकिन उनकी हमदर्दियां शायद पीटीआई के साथ अभी भी हैं। और ये जहां तक उनके मुलाकात का ताल्लुक है तो जाहिर है उनका भी 9 मई का केस है और अडियाला जेल में वो केस होती है, तो सारे 9 मई में जितने लोग मुलविस हैं जिनके खिलाफ एफआईआर है वो जाते हैं अडियाला जेल, उसमें उस केस की में शमूलियत करते हैं। वहाँ इमरान खान से उनकी मुलाकात भी हो जाती है। तो डेफिनेटली वो तो इमरान खान ही फैसला कर सकते हैं कि किसको पार्टी में रहना है किसको नहीं रहना है। और बाकी उनकी लड़ाई जो है वो मैंने आप सही कह रहे हैं कि किसको पार्टी में रहना या नहीं रहना। तो हम ये भी देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ भी जनाब अब इस्तीफा देने पर मजबूर हैं। क्या वजह बनी, क्यों वो अपने ओहदे से मुस्ताफी होना चाहते हैं, ऐसा क्या मसला है? देखिए, बैरिस्टर सैफ के बारे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो निहायत ही नफीस इंसान है, बड़ी मेहनती है और बड़े मुखलिस हैं। और उन्होंने अपने इस टेन्योर में उन्होंने काफी मेहनत की है, पार्टी के लिए भी और हुकूमत के हवाले से भी। तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनका कोई इस्तीफा कबूल हो जाए या उनको ओहदे से हटा दिया जाए। वो रहेंगे और बहुत अच्छे तर्जुमानी की है उन्होंने हुकूमत की, और है भी अच्छे इंसान, मुखलिस इंसान है, काफी मेहनत। कोई शक नहीं है, लेकिन कोई ना कोई मसला तो रहा है ना जिसकी वजह से वो इस हद तक जाने के लिए मजबूर हुए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, वो कुछ रूमर्स शुरू हो जाती है कि जी आपको हटाया जा रहा है, आपको हटाया जा रहा है, तो इंसान खुद कहता है कि जी हटाया जा रहा है। तो शायद उनको ये एहसास हुआ हो, क्योंकि मीडिया के ऊपर बड़ा शोर शुरू हो जाता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि बैरिस्टर सैफ बहुत अच्छे इंसान है और हमने कुछ अरसे में देखा है उनको, काफी मतलब एक हमदर्द किस्म के लोग इंसान हैं और अपने काम से काम रखते हैं। तो मेरे ख्याल से उनका तो किसी के साथ कोई इशू है भी नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस हवाले से हमें बताइएगा, सियासी इस्तेहकाम के लिए चौधरी शुजात हुसैन मैदान में आ गए हैं
और हम ये देख सकते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान राब्ते के लिए कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी भी कायम की गई है। जाहिर है कि कमेटी पीटीआई से भी राब्ता करेगी। इस पर ज़रा नज़र डालिएगा कि इस पर पीटीआई की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या रिस्पॉन्स होगा? देखिए, हमने तो पहले भी इनिशिएटिव खुद लिया था। अगर आपको याद है, इमरान खान ने पहली कमेटी बनाई, फिर कहा कि जी मुज़ाकरात करें। फिर वो 2 हफ्ते तो वो कहते रहे कि जी हमें पता नहीं है कि मुज़ाकरात की कमेटी कौन सी बनी है और क्या है। हुकूमत उसको टाल मटोल कर रही थी। तो सारा मसला तो हुकूमत की तरफ से है ना। अगर हुकूमत हमारे मुतालबात मान लेती, जो बहुत ही जायज मुतालबा था जुडिशल कमीशन का, तो मेरे ख्याल से इश्यूज अभी तक हल हो जाते, काफी पेशरफ्त हो जाती। ये मानते हुए, जानते हुए कि इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, ये नाजायज हुकूमत है। शौकत साहब, अब यही हुकूमत तो फिर आपको दावत दे रही है कि हमारी तरफ आए। अब देखें ना, आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने बानी पीटीआई के खत पर साफ जवाब दे दिया है, लेकिन एहसन इकबाल ये कह रहे हैं कि वो मशवरा भी दे रहे हैं पीटीआई को कि जनाब वो आर्मी चीफ की बजाय वज़ीर आज़म को खत लिखें, हमारे पास आए। तो क्या अब पीटीआई वज़ीर आज़म को खत लिख सकती है? देखिए, वज़ीर आज़म को खत लिखने का तो फायदा ही नहीं है ना। वो तो बेचारे उनके बेख्तियार किस्म के वज़ीर आला हैं। एक जमाने में फजल इलाही चौधरी पाकिस्तान के सदर होते थे, तो उनके पास तो सिर्फ चाय पिलाने के अलावा कोई इख्तियार नहीं था। तो सेम इसी तरह ये भी हैं। ये तो यस सर वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई इख्तियार, क्योंकि इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है ना। जिसके पास अवामी मैंडेट नहीं होता, जिनको लाया जाता है, तो वो तो वही काम कर सकते हैं जो उनको बॉस कहेगा। इमरान खान ने बिल्कुल सही किया है। उनको पता है कि इख्तियार किसके पास है, और उन्होंने कोई अपने लिए एनआरओ नहीं मांगा है, उन्होंने अपने लिए कोई पार्टी के लिए रिलीफ नहीं मांगा है। उन्होंने जो भी कहा है वो एहसन साहब, शौकत साहब, एहसन साहब का हो सकता है मकसद ये हो कि जनाब आपको उधर से तो कोई जवाब नहीं मिला, सबको पता है, तो वो चाह रहे हो कि आप हमें लिख दें, शायद हम आपके साथ कोई ना कोई खतो किताबत शुरू कर लें। देखिए, जवाब मिले ना मिले, बात पहुंच गई है और पूरी दुनिया ने देख लिया है, पाकिस्तानियों ने देख लिया है। अब अगर कल कोई तारीख लिखी जाएगी तो इन खतूत का हवाला जरूर दिया जाएगा कि एक कैदी था जेल में, उसको उस वक्त भी पाकिस्तान की फिक्र थी, उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उसने पाकिस्तान के मसाइल का भी जिक्र किया, उसके वे आउट का भी जिक्र किया। अब ये कोई देखे या ना देखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, हम तो आज भी कह रहे हैं कि ये हुकूमत नाजायज है और इसने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान दिया है। इसलिए कि आपकी देखें ना, 187 टेक्सटाइल मिलें अब तक बंद हो चुकी हैं। 187 जो आपका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का जरिया है टेक्सटाइल। लूम्स की तकरीबन हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। तो जो घरों के अंदर छोटी छोटी लूम्स की फैक्ट्रियां होती हैं, वो लाखों लोग बेरोजगार हो गए। ये नजर क्यों नहीं आ रहा है? ये सिर्फ इस पे ही खुश हो रहे हैं कि जी हमें कर्जा मिल गया और हम डिफॉल्ट होने से बच गए। यार, कौन सा डिफॉल्ट? आपको याद होगा जब इमरान खान की हुकूमत जा रही थी तो 6.2 पे तो उसका जीडीपी था, तो इनका तो अभी तक 6.2 पे नहीं पहुंचा है। ये कौन सी मईशत ठीक करने की बातें कर रहे हैं? कौन सा झूठ बोला जा रहा है? 22,000 अरब जो है उस वक्त वो था, उस कौमी खजाने में पड़े हुए थे जी। तो बहुत सारे इश्यूज में ये समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो झूठ बोल रही है। मईशत ठीक होने के दावे हुकूमत अगर इस तरह के दावे कर रही है तो सर आप फिर ऑपोजिशन में हैं। फेडरल की अगर बात करें, पंजाब की बात करें, तो यकीनन फिर आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, इस पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। आवाम भी ऐसे दावों की हमें नजर आती है कहीं ना कहीं पर। तो बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपके वक्त का, और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि पीटीआई के अंदर तकसीम तो दिखाई दे रही है, कोई इस तरह के झगड़े भी हो रहे हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि मामलात को बेहतर कर लिया जाए। अब देखना ये कितनी जल्दी मामलात बेहतर होते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है। स्टे विद अस। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में अब कुछ बात कर लेते हैं मेंटल हेल्थ की, यानी जहनी सेहत के हवाले से। नाजरीन, गुज़िश्ता हफ्ते हमने आपसे गुफ्तगू की थी साइकोसिस के मौजू पर और तफसीलन हमने बात की। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे साइकोसिस की एक ख़ास और पेचीदा किस्म स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, जो एक ऐसा जहनी मर्ज है जो किसी इंसान के सोचने, समझने, महसूस करने और हकीकत को भांपने की सलाहियत को ख़त्म कर देता है।
जी हाँ नाजरीन, स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों को ना सिर्फ अक्सर आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं बल्कि ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही होती हैं जो कि हकीकत में उनका कोई वजूद नहीं होता, मौजूद नहीं होती वो। तो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ दूसरों से कटकर तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, ज़्यादा आइसोलेट रहते हैं। ये बीमारी मरीज़ के साथ साथ उसके अहले खाना के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है। स्किज़ोफ्रेनिया की हकीकत क्या है? क्या ये मर्ज मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकता है या इसे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है? स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज़ अपनी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजार सकता है या सिर्फ ट्रीटमेंट ही इसको थोड़ा सा ठीक कर सकती है? इसी तमाम सवालात पे बात करने के लिए, जवाबात जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, चाहूँगी रोशनी डालिए, हमें ज़रा सादा ज़ुबान में बताइए कि स्किज़ोफ्रेनिया है क्या और ये आम जहनी दबाव है या ये दूसरी नफ्सियाती अमराज से मुख्तलिफ है? जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एक तो देख लें कि जहनी दबाव तो कोई बीमारी है ही नहीं। जहनी दबाव तो ये है कि आज आपने टाइम पे पहुंचना है, आप थोड़े से दबाव में हैं, तो ये जहनी दबाव है। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? ये साइकोसिस की बीमारी है। आपका हकीकत से राब्ता कट जाता है। आपको कानों में वो आवाज़ें आती हैं जो बाकियों को नहीं आती हैं, जिनको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। आपको उन चीज़ों पे यकीन होता है जिसका कोई वजूद नहीं होता। तो इस दुनिया के पैरेलल आपकी अपनी एक दुनिया बन जाती है जिसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। साइकोसिस स्किज़ोफ्रेनिया की एक अलामत है, उसकी और भी अलामात होती हैं जो हेलुसिनेशंस और डेल्यूजन्स के अलावा भी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि स्किज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ आमतौर पर किस उम्र में ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है और इसकी इब्तदाई अलामात क्या होती? देखिए, ये किसी भी उम्र में ज़ाहिर हो जाता है, लेकिन मोस्टली 18 से 35 साल की उम्र में ज़ाहिर होता है। पहले वो दुनिया हल्की हल्की बनना शुरू होती है। मरीज़ थोड़ा सा खौफजदा होगा, थोड़ा सा बेचैन होगा, थोड़ी थोड़ी अजीब बातें करेगा, लोगों से कटना शुरू हो जाएगा, अपना ख्याल रखना छोड़ देगा। उसको हम कहते हैं, जो बीमारी पक रही होती है, ब्रूइंग फेज़ होता है। जब वो मुकम्मल पक जाती है तो फिर आपको यूँ लगता है कि कोई और आपको कंट्रोल कर रहा है। अभी मेरे पास एक पेशेंट दाखिल है मेरे हॉस्पिटल में, तो चलता नहीं है। वो कहता है वो मुझे चलने से रोकते हैं, मेरी टांगें पकड़ लेते हैं। सोमैटिक हेलुसिनेशंस, आपको लगता है कि किसी ने आपको जकड़ लिया है। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है, हल्की सी बेचैनी स्टार्ट पे से लेकर मुकम्मल आप साइकोसिस की कैफियत में चले जाते हैं और इस दुनिया के पैरेलल एक और दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब, ये स्किज़ोफ्रेनिया जेनेटिकली मुंतकिल होता है दूसरी बॉडी के अंदर? एक तो ये बताइएगा। दूसरा ये कि क्या ये किसी ट्रॉमे का शिकार की वजह से होता है या ये खुद ही से कुछ ना कुछ आप दिमाग में पुलाव बनाते रहते हो और फिर उस चीज़ की असल शक्ल सामने आ जाती है, जैसे कि अभी आपने बताया? देखें, पुलाव तो किचन में बनता है, दिमाग में नहीं बनता। और अच्छा। ये इसकी बहुत लेकिन कुछ लोग बनाने लग जाते हैं ना, वो बीमारी का हिस्सा होता है। अच्छा। तो इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग जेनेटिक वल्नरेबिलिटी है। ख्यालात का जो पुलाव बनता है बेसिकली, ये वही है। बेसिकली यही तो स्किज़ोफ्रेनिया है ना, कि ख्यालात का ऐसा पुलाव बनता है कि वो आपको किसी और दुनिया में ले जाता है। अगर वो इसी दुनिया में रखे और उस पुलाव को आप वाकई खा सकें और उससे फ़ायदा ले सकें तो फिर वो बीमारी नहीं है। बीमारी यही है कि यहाँ से हट के वो पुलाव आपको ख्यालात का कहीं और ले जाए। तो इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग जेनेटिक वल्नरेबिलिटी है। और जब जीन और ट्रॉमा मिलता है, बहुत सी दफ़ा जीन एक्सप्रेस नहीं होता जी। जब जीन और एनवायरनमेंट मिलते हैं तो फिर बीमारी बाहर आती है। तो ये वो बीमारी है जिसमें अगर ख़ानदान में किसी में भी है तो हम बताते हैं कि बराए मेहरबानी ख़ानदान में शादियां बंद करें, अपने जीन पूल को फैलाएं ताकि ये बीमारी का जीन मुर्दा हो। डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज ख़तरनाक हो सकते हैं, इस बात में कितनी हकीकत है? देखें, डेफिनेटली रिस्क आता है। अब ख़तरनाक या रिस्क की टाइप्स हैं। अगर आपको आज ये यकीन हो जाए कि आप डोनाल्ड ट्रंप हैं तो आप बहुत सारे काम ऐसे करना शुरू हो जाएंगे जिनका हकीकत से राब्ता नहीं। डॉक्टर साहब, शायद न्यूज़ आपकी नज़रों से गुजरी होगी, जो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी भी थी यहाँ पाकिस्तान में। जी बिल्कुल। देखें, वो भी एक साइकाइट्रिक इलनेस, एक मीनिया, उसको फिर कराची में गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने उस केस को टेक ओवर भी किया। तो अगेन उसका हकीकत से राब्ता कटा हुआ था। तो इसी तरह बहुत से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि खातून आ गई हैं कि मेरा हस्बैंड का किसी और से चक्कर चल रहा है। शी इज़ कन्विंस्ड कि वो उनके साथ बेवफाई कर रहा है। तो अब वो कहती हैं कि जी या मैं इसको मार दूंगी या मैं उस खातून को मार दूंगी, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो थर्ड पर्सन रिस्क भी आ जाता है। एक खातून है, उसको यकीन हो गया है कि वो नबी बनने वाली है। आप सोचें कि लोग उसको जला देंगे। यहाँ तो रिलीजियस टॉलरेंस बहुत कम हो गई है, वो इसको बीमारी नहीं समझेंगे। सो ये जो प्रॉब्लम है जिसमें हकीकत से राब्ता कटता है, तो फिर रिस्क भी उसी तरह का है। मेरे एक पेशेंट को यकीन था कि यहाँ पे एक एजेंसीज़ ने उसके अंदर चिप लगाई हुई है, तो
वो कहता था मैं हल्का सा कट लगाऊंगा और चिप को मैं निकाल के बाहर फेंक दूंगा। सो ये सिर्फ देख लें कि पेशेंट रिस्की हो सकता है, लेकिन वो उन लोगों से कम ही रिस्की होता है जिनको स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस नहीं है और वो इंसानियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये बीमारी मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकती है? हम इसको मुकम्मल तौर पर जड़ से उखाड़ सकते हैं, या ये फॉर लाइफ का ट्रीटमेंट है जो आपको साथ साथ करना है? चले, हमेशा आप मुझसे सवाल पूछती हैं, आज मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। शुगर की बीमारी मुकम्मल ठीक होती है? बिल्कुल नहीं, फॉर लाइफ का ट्रीटमेंट है जो आपको अपना ख्याल रखना है, अच्छी डाइट लेनी है जिसमें शुगर ना हो, ऐसी गज़ा खानी है, वर्जिश करनी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर। शुगर की दवाई भी ठीक नहीं होती, ब्लड प्रेशर की भी ठीक नहीं होती, दिल की भी ठीक नहीं होती, जोड़ों की भी ठीक नहीं होती। सिवाय इन्फेक्शंस के कोई बीमारी हम जड़ से नहीं उखाड़ पाते। अच्छा। लेकिन जिस तरह शुगर का मरीज कुछ दवाई और थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ एक बहुत अच्छी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है, बिल्कुल इसी तरह स्किज़ोफ्रेनिया के भी 50% से ज्यादा मरीज अगर टाइमली डायग्नोसिस हो जाएं, दवाई लेते रहें, तो वो मेरे आपकी तरह की नॉर्मल जिंदगी या वेरी नियर टू नॉर्मल गुजार सकते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, तो ये भी बताइएगा, ऐसे मरीजों के इलाज के लिए कौन कौन सी जदीद थेरेपीज़ हैं या कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो कि मौजूद हैं जो कि इस मरज़ के असर को ज़रा कम कर सके? देखें, जिस तरह इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक होती है, इस तरह साइकोसिस के लिए एंटीसाइकोटिक होती है। तो अब बहुत सारी जदीद एंटीसाइकोटिक्स आ गई हैं जिनके बहुत नुकसान भी नहीं हैं, जो पेशेंट की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो एकदम उसको नबूवत के दावे से इंसान होने पे ले आती हैं, शक की कैफियत को ख़त्म कर देती हैं, आवाज़ों को गायब कर देती हैं, और वो मेरे आपकी तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया का मेन स्टे ऑफ जो ट्रीटमेंट है वो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस हैं, जो गोलियों की फॉर्म में भी आती हैं और लंबा चलने वाले टीकों के फॉर्म में भी आती हैं। बल्कि आपके वसातत से मैं ये दरख्वास्त भी जो अरबाब इख्तियार हैं करना चाहूँगा कि बाहर हमारे पास 3 महीने वाला टीका भी आता था कि एक एंटीसाइकोटिक टीका लगता है और वो 3 महीने के बाद रिपीट होता है। पाकिस्तान में वो नहीं है। पाकिस्तान में वो जो वाहिद टीका आता है वो 2 हफ्ते से 1 महीना चलता है, फिर दोबारा लगाना पड़ता है। तो अगर यहाँ भी हम वो 3 महीने वाला टीका ले आएँ तो एक रेवोल्यूशन आ जाएगा कि 3 महीने में एक टीका लगाना है और ज़िंदगी स्मूथ है। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे मेडिसिन्स और जितनी भी डॉक्टरेट वाली डिग्रीज़ हैं उसमें डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कॉन्सिक्वेंसेस और ड्रॉज के विदड्रॉज उन लोगों के हवाले से जो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों के साथ रहते हैं, उनके घर वाले, उनके दोस्त अहबाब, वो किस तरह मुतासिर होते हैं और उनको किस तरह ट्रीट करना चाहिए ऐसे मरीज़ों को? अच्छा, ये सबसे अहम सवाल है आज का कि दवाइयाँ काम ही नहीं करती अगर घर वाले ताउन नहीं करेंगे। अच्छा, वो जेनेटिक वल्नरेबिलिटी घर वालों में भी होती है। वो मरीज़ होने की लाइन उन्होंने क्रॉस नहीं की होती, लेकिन वो बहुत जज्बाती होते हैं। फिर मरीज़ का राब्ता हकीकत से कटा होता है, वो उसको बातों से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है, तुम्हें आवाज़ें नहीं आ रही, ऐसा नहीं है, तुम नबी नहीं हो, ऐसा नहीं है, मेरा किसी और से चक्कर नहीं चल रहा। तो वो साइकोसिस का सर्कल और बढ़ता है। तो इसलिए जैसे ही स्किज़ोफ्रेनिया का हमें शक हो तो कुछ अरसे के लिए पेशेंट को दाखिल करके दवाई देना, घर वालों से कुछ अरसे के लिए अलग करना इलाज का सबसे अहम हिस्सा है। तो कुछ अरसे के लिए एडमिशन, दवाई का स्टार्ट और घर वालों को एजुकेट करना कि अपने जज्बात को कंट्रोल रखना है, पेशेंट से एक दरमियाना सा इंटरेक्शन रखना है, उसकी बीमारी के मुतालिक, दवाइयों के मुतालिक, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स नहीं देने, तो मरीज़ ठीक चलेगा और नियर नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे, घर वाले ये इन अलामात, इन बातों पे अमल नहीं करेंगे, तो फिर दवाई भी काम नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर साहब आपके वक्त का, और इस मुतालिक आपने तफसीलन गुफ्तगू की, शऊर जो है वो पैदा करने की कोशिश की ऑडियंस के अंदर कि किस तरह से ऐसे मरीज़ों को ट्रीट किया जा सकता है और उनकी फैमिली का, और ख़ास तौर पे जो उनके करीब रहने वाले लोग हैं, दोस्त हैं, उनका बिहेवियर उनके साथ कैसा होना चाहिए। फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। और इसी पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। लगा के मत जाना, बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला
मुख दिखला दिखला जा हो कदिया मिल सांवल यार वे हो कदिया मिल सांवल यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे हो कदिया मिल सांवल यार वे सांवलिया वे वाह वाह वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। नाजरीन, आपने टैलेंट तो देख ही लिया है, तो अब बाकायदा तारुफ करवाते हैं, गपशप भी करते हैं। तो एहतशाम बशीर हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं। एहतशाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना जबरदस्त आपने गुनगुना दिया। मुझे ये बताएं कि आपकी जब आप गा रहे थे ना, तो मैं देख रहा था जो फील थी, जो मोहब्बत थी आपकी मौसीकी के लिए, वो झलक रही थी। तो मौसीकी ने आपको चुना या आपने मौसीकी को चुना? नहीं, मैंने मौसीकी को चुना। अच्छा, मतलब दोनों ने एक दूसरे को चुना। दोनों ने एक दूसरे को चुना। और कहाँ से सीखने सिखाने का अमल कहाँ से शुरू हुआ? ये सर, ये सीखने सिखाने की तो बस ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है जो अल्लाह ने अता की है। अच्छा, तो बस ये हर किसी का अपना अपना होता है कि कुछ लोग सीखते हैं इसको प्रॉपर, कुछ लोगों को अता होती है। मुझ पे अल्लाह की खास अता है, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। तो मजीद पॉलिश करने के लिए कौन से बड़े सिंगर्स को, लेजेंड्स को आप सुनते हैं? सर, बहुत सारे सिंगर्स को सुनते हैं, जो भी अच्छा। आजकल तो मतलब पुराने सॉन्ग सुन लेते हैं, न्यू सॉन्ग सुन लेते हैं, जो भी अच्छा लगे। मिक्सचर और फिर क्रिएट भी कर लेते हैं। क्या बात है। अच्छा एहतशाम, मुझे ये बताइए, बहावलपुर से आकर इस शहर में जी म्यूजिक इंडस्ट्री का पार्ट बनना, जी, इसमें परफॉर्म करना, पार्टिसिपेट करना कितना चैलेंजिंग था? देखिए, कोई भी फील्ड है उसमें जो है चैलेंजेस तो होते हैं, ऑब्वियसली स्ट्रगल्स भी होती हैं। तो अगर आप लगे रहते हैं तो आप एक मकाम पर पहुंच जाते हैं। तो बस ये किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेहनत करते रहना। कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, और आपको अपनी मंजिल का पता होना चाहिए, आपने कहाँ जाना है। एहतशाम, मुझे ये बताएं, बहावलपुर से आपका ताल्लुक है, कोई मंसूर मुलंगी की तरह दौड़े, और कोई अगर हम इस तरह की बात कर लें उस पट्टी की, या फिर सराइकी बेल्ट से अगर हम बात करें, तो जनाब आप कुछ सराइकी गाने भी गा लेते हैं, कोई इस तरह का भी आपको शौक है? असल में मेरा जो जॉनरा है ना, थोड़ा सा क्लासिकल टाइप। अच्छा। और ज़रा बॉलीवुड सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग, गज़ल्स टाइप। तो सराइकी ज़रा कम गाता हूँ, गा लेता हूँ लेकिन कम गाता हूँ। बहुत अभी आपसे मजीद बातें नहीं करेंगे, कुछ सुनना चाहेंगे। क्या सुना रहे हैं आप जो कहें? कोई भी आप अपनी पसंद का। मेरा ख्याल है आपका वो जो नेस्कैफे बेसमेंट का सीजन 6 का जो गाना है, बड़ा मशहूर हुआ, लोगों ने पसंद किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो वाला ही सुना दे तो क्या? वही सुनाता हूँ। थैंक यू। अनजानी राहों में तन्हा मुसाफिर, न चाह कोई ना है कोई मंजिल। अनजानी राहों में तन्हा मुसाफिर, न चाह कोई ना है कोई मंजिल। जब पीछे देखा तो सिर्फ साए हैं जो मुझे ढूंढते हुए आए हैं। वो नहीं जानते जिंदा नहीं, मैं तो वहीं हूँ जहाँ हम तुम थे, एक दूसरे की आँखों में गुम थे। बस हम तुम थे, बस हम तुम थे, बस हम तुम थे। क्या बात है। बहुत गाने के बोल से मुझे लग रहा था कि आप कुछ कहना चाह रही हैं। मैंने इसलिए खामोशी इख्तियार रखी है। बस हम तुम थे, बहुत ही खूबसूरत। एहतशाम, मुझे ये बताइए कि
इतना खूबसूरत आप गाते हैं, अदायगी, अल्फाज, म्यूज़िक इतना प्यारा है आपका, लोगों ने आपको पसंद किया, चाहा, आपके साथ मोहब्बत की, आप वायरल भी हुए। कभी सोचा था इतनी शोहरत मिलेगी, लोग इतना पसंद करेंगे? बिल्कुल सोचा था आपने? बिल्कुल सोचा था, इंसान सोचता ही है। हाँ। यानी ज़हन आपने बनाया हुआ था कि जनाब इस स्टेज पे मुझे ऐसा होना है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कह लें कि 1% भी नहीं है, अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। जबरदस्त। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स बस म्यूजिक ही म्यूजिक हमेशा, इंशाल्लाह आखिरी सांस तक म्यूजिक को देना है, गिटार को देना है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा एहतिशाम, पहले भी मतलब आपसे हम ये जानना चाह रहे थे, चलें कुछ ऐसे नाम ले दें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं सिंगर्स में, जिन्हें आप सुनते हैं रेगुलर पे। अच्छा, मैं ज़्यादातर सुनता हूँ पाकिस्तान से आतिफ असलम साहब को, और अगर ओल्ड में चले जाएँ तो मेहदी हसन साहब, उस्ताद गुलाम अली खान साहब, उस्ताद सलामत अली खान साहब, और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, और काफ़ी सिंगर्स हैं, और मेरे बड़े प्यारे भाई हैं सुजात अली खान साहब, उनको सुन लेता हूँ। ज़बरदस्त। और इंडिया में अगर बात करें तो अरिजीत सिंह, अरमान मलिक, और पाकिस्तान में एक और भी हैं मुस्तफ़ा जाहिद। मतलब कहने का मकसद ये, अगर मैं किसी का नाम मिस हो गया तो वो नाराज ना हो जाए। नहीं, मैं वही आपको सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपने नाम का कहा ना, नाम अब मैं क्या ही लूं कि आजकल सब भी काम कर रहे हैं और सब भी अच्छा, लेकिन वो फेहरिस्त थोड़ी सी तवील होगी। हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं, हमारी टीम की तरफ से, हमारे इदारे की तरफ से, जो आपने गोल सेट किया आप उससे ज्यादा कामयाबी हासिल करें और उसको संभालें भी। जाने से पहले कोई मेरा ख्याल है एक आधा गाना और हो जाए आपके साथ तो क्या बात है, ऑडियंस को मजा आ जाए और हमें भी। आजकल एक मेरा बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, कवर सॉन्ग्स आपके बड़े हिट हैं। हाँ जी, बड़े हिट हैं, और वो मैं आपको सुनाता हूँ, वो बड़ा अच्छा है, मैं सुना रहा हूँ आपको। ऊंचे ऊंचे दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा, ऊंचे ऊंचे दीवारों को लांघ के मेहंदी वाले लाना, रचाएंगे संग मिलके थोड़ी बातें लेके आना, सारी रातें लेके आना, निभाएंगे संग मिलके। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, गैब का इल्म तो अल्लाह ताला ही जानता है, मगर दुनिया में कुछ ऐसे भी अलूम हैं जिनकी मदद से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इम्कानात ज़ाहिर किया जा सकता है, या ये पेशगोई की जा सकती है कि आने वाला वक्त कैसा हो सकता है। हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। टैरो कार्ड्स के ज़रिए आइंदा का मंजरनामा जानने की कोशिश करते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, सितारों की पोजीशन क्या होगी, ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां रूनुमा होंगी, और किसको कामयाबी मिलेगी और किसको ख़ास तौर पर मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए और सारी चीज़ें बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर दाऊद अहमद, जो हमारे नाजरीन को हमेशा प्रेडिक्शंस देते हैं कि ये वीक कैसा रहेगा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपका शुक्रिया। ओवर टू यू। एरीज से शुरू कर लेते हैं। इस वीक में 3 से 4 स्टार्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरियां हैं और कुछ स्टार्स को एहतियात करनी है। किन स्टार्स के लिए खुशखबरियां हैं वो आप ज़रूर सुनिएगा। आप लोगों को पढ़ने के लिए रेमेडीज़ भी बताई जाएगी, प्लस ये कि आप लोगों का जॉब, बिजनेस, कैरियर, हेल्थ, हर शोबे के ऊपर बात होगी। टाइम मेरे पास शॉर्ट होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एरीज बुर्ज हमल वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो सूरत हाल जो होगी एरीज वालों के लिए वो पॉजिटिव रहेगी। ख़ासकर आपके माली मामला से मुतल्लिका तब्दीलियाँ आपको फ़ील होंगी, कामयाबी मिल सकती है।
और दूसरा ये कि आपके साथ इस वीक में स्टार्स आपका साथ देते हुए नज़र आते हैं और कोई बड़ी खबर भी मिल सकती है। खबरों से अगर आपका जॉब और बिजनेस देखें इस वीक में तो सॉलिड फैसले, पुराने रुके हुए कामों का होना और आपके जॉब और बिजनेस में पैसे का आना। मैरिज और रिलेशन की बात करें तो कोई डिसीजन लेते हुए नज़र आते हैं एरीज वाले इस वीक में। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ ज़बरदस्त है, बट गुस्सा आपकी सेहत को ख़राब करता है। और एजुकेशन तलबा तालबात के लिए बेहतरीन है। और ट्रैवल आप लोग इस वीक में अभी ना करें, ट्रैवल में प्रॉब्लम हो सकती है। इस वीक में आप लोगों के लिए 500 टाइम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रोज़ाना पढ़ना आपके स्टार्स और आपके मामलात और रूहानी मामलात को बड़ा ज़बरदस्त कर देगा। और आप लोगों के लिए इस वीक में जो नेचर मैसेज दे रही है वो है जनाब सन एनर्जी से कि आप अपने अगर मामलात बेहतर करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और वक्त का ज़िया ना करें। टॉरस बुर्ज और 21 अप्रैल था, 21 मई डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की। और स्टोरी ऑफ द वीक बुर्ज सौर वालों की इस वीक की बात करें तो बुर्ज सौर वाले इस वीक में अपनी बातें अगर अपने तक रखते हैं तो और ज़्यादा फ़ायदे उठा सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके माली रूहानी तमाम मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मामलत लेकर आएगा और कुछ नया करने जा रहे हैं बुर्ज सौर वाले इस वीक में। बुर्ज सौर वालों की इस वीक की जॉब और बिज़नेस की एनर्जी की बात करें तो जॉब और बिज़नेस में अभी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और अगर कोई बड़ा तब्दील करना चाहते हैं मामला तो वहाँ थोड़ा सा डिले रखना है। और यहाँ पे अगर हम आप लोगों की मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में आपको कामयाबी मिलेगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। और हेल्थ आप लोगों की इस वीक में डिस्टर्ब हो सकती है। पानी के ऊपर सूरह फातिहा 2 मरतबा रोज़ाना दम करके पीजिए। एजुकेशन डिस्टर्ब है तलबा तालबात की और ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। बुर्ज सौर वाले इस वीक में दरूद इब्राहिमी 100 टाइम पढ़ेंगे तो आपके कामों में और ज़्यादा हेल्प होगी। और आप लोग जुमा वाइट कलर का सदका दीजिएगा। और जेमिनाई वालों के लिए हफ्ता क्या लेके आ रहा है? 22 मई था 21 जून जेमिनाई सियारा अतारत। अगर बात करें जेमिनाई वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की तो जेमिनाई वाले कुछ मामला से मुतल्लिका नेगेटिव या उदास नज़र आते हैं। आप मायूस फीलिंग करेंगे, मायूसी, मगर आपका वेडनेसडे से बड़ा ज़बरदस्त मामला शुरू हो सकता है क्योंकि वेडनेसडे से आपके स्टार्स में बड़ी ज़बरदस्त चेंजिंग नज़र आती है और काम काफ़ी मौजूद है और उनको करने के लिए आपको सही प्लानिंग कर लेनी चाहिए। सुस्त रवि इख्तियार ना करिएगा। और अगर हम आप लोगों के बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में आपको या जॉब में आपको कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। मैरिज और रिलेशन में भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। मैरिज और रिलेशन बेहतर होता हुआ नज़र आता है। हेल्थ गुस्सा आपकी सेहत को ख़राब कर रहा है और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, सैलड्स का ज़्यादा इस्तेमाल आपके लिए इस वीक में बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। तालीम की बात करें, तालीम में नेगेटिविटी आप तलबा तालबात देखेंगे और ट्रैवल आप लोग ना करिएगा, ट्रैवल में प्रॉब्लम। और इस वीक में हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम 200 टाइम बहुत ज़बरदस्त एनर्जी लेकर आएगा। अब बताइए कि कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कैंसेरियन इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। कैंसर वाले अपनी फैमिली से मुतल्लिका मामलात में कुछ ख़ास तब्दीलियाँ देखेंगे। आपको अपना ज़्यादा वक्त अपने फैमिली में ही गुजरता हुआ नज़र आ रहा है और फैमिली से मुतल्लिका कुछ बड़ी तब्दीली आप फील करेंगे और बड़े फ़ैसले भी हो सकते हैं। यहाँ पे जिन लोगों की शादियों से मुतल्लिका मामलात हैं वहाँ भी काफ़ी बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। जॉब और बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो गुज़रे हुए वक्त की गलतियाँ अब ना करें, बेहतर फ़ैसलों में लगे रहें। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में ऑप्शंस नज़र आ रही है, खासकर जिन लोगों के रिश्तों से मुतल्लिका रुकावटें थी, रुके हुए थे, वो रिश्ते होते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ बेहतरीन है आप लोगों की और एजुकेशन तलबा तालबात को ज़्यादा और फोकस कर लेना चाहिए। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं और ट्रैवलिंग की अच्छी एनर्जी है। पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए इस वीक में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 200 टाइम रोज़ाना पढ़ेंगे तो हेल्प बड़ी ज़बरदस्त रूहानी मिल जाएगी आपको। और लियो वालों के इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो लियो वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। देखें, लियो वालों के लिए एस ऑफ कप आपके लिए कामयाबी के रास्ते खुलते हुए नज़र आते हैं इस वीक में। और अगर आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री का प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिएगा। लेकिन परेशानियाँ
किसी भी चीज़ की सर पे सवार करना आपकी तरक्की को या आपके कामों को रोक सकती हैं। किसी बात की नेगेटिविटी अपने ऊपर सवार मत कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे आपके जॉब और बिज़नेस की बात करूँ, जॉब और बिज़नेस में बड़े स्ट्रेट फारवर्ड है। अब आपने तहैया कर लिया है इस वीक में कि आपने कुछ करना है और बेहतर की तलाश में है, नज़र आते हैं। और जनाब मैरिज और रिलेशन में प्रॉब्लम है, द डेवल मौजूद है। रिलेशन में आपके लिए इस वीक में प्रॉब्लम रहेगी, उसको बेहतर करिएगा। उसके लिए मैं आपको रेमेडीज़ एंड में बता दूंगा। और हेल्थ आप लोगों की बेहतर है, वॉक कर रहे हैं। एजुकेशन के मामलात जज्बाती भी हैं तलबा तालबात, बट बेहतर हैं। ट्रैवल आप लोग बैलेंस करके कर सकते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 313 मरतबा रोज़ाना पानी के ऊपर आप दम करके पिएँ तो आपके स्टार्स की रेमेडीज़ पूरी हो जाएगी, आपकी नेगेटिविटी भी दूर हो जाएगी। विर्गो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा विर्गो रहेगा? बुर्ज सुमला खाकी बुरूज 24 अगस्त था 23 सितंबर, नाम का आगाज़ पे और गैन से भी होता है। विर्गो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो इस वीक में विर्गो वाले जो है खुशियाँ समेटेंगे, कामयाबियाँ समेटेंगे। ख़ासकर आपकी फैमिली से मुतल्लिक़ मामलात में बड़ी तब्दीली है। और द मैजिशियंस यानी कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं और जो बड़ा कर रहे हैं उसमें कुदरत भी आपका साथ दे रही है। हैरान कुन पॉजिटिव तब्दीलियाँ आपको फ़ील होंगी, ख्वाब आ सकता है, आपकी इंट्यूशन बढ़ सकती है, आपकी स्पिरिचुअलिटी से मुतल्लिक़ बड़ी पॉजिटिव तब्दीली है। जॉब और बिज़नेस की बात करूं तो जॉब और बिज़नेस में जो चल रहे हैं काम उनको लेकर चलें, प्रेशर ना लें, प्रेशर आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में कामयाबी है, लगे हुए हैं आप मोहब्बत के मामलात में। हेल्थ भी सही है आप लोगों की और एजुकेशन के मामलात में भी आपको कामयाबी मिलेगी। और ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। पढ़ने के लिए आप लोग इस वीक में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा रोज़ाना पढ़िएगा, उससे आपकी स्पिरिचुअल पावर और दुनियावी कामों में मदद होगी। एयर साइन लिब्रा 24 सितंबर था 23 अक्टूबर, आप लोगों का नाम का आगाज़ रे तेतों से भी होता है। और आप लोगों के लिए फ्राइडे की एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ मैं आपको बताऊँगा। बट सबसे पहले स्टोरी ऑफ दी वीक की बात करें तो लिब्रा वाले इस वीक में फ़ाइट कर रहे हैं। आपके लिए ये वीक ज़रा मुश्किलात का शिकार नज़र आता है। आपने बिला वजह किसी से लड़ाई झगड़ा बहस बिल्कुल नहीं करनी, इससे आपके प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। और नेगेटिविटी भी नज़र आती है, ख़ासकर रात के वक्त की नेगेटिविटी आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगी। डिसहार्ड नज़र आते हैं, किसी बात को दिल पर ना लें क्योंकि कोई ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जॉब और बिज़नेस की बात करूं तो जॉब और बिज़नेस में सुकून से स्मूथली जो मामला चल रहे हैं उनको चलते रहने दें और कोई पंगा वगैरह ना लें। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में आपके पेरेंट्स बेहतरीन किरदार अदा करेंगे, मोहब्बत में बेहतरीन एनर्जी नज़र आती है। हेल्थ भी बेहतरीन है आप लोगों की इस वीक में। एजुकेशन के मामलात में भी तलबा तालबात इंसाफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ट्रैवल आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी मजहबी सफ़र पे जाना चाहें तो ज़रूर जाएं, रूहानी सफ़र पे। पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए इस वीक में आयतल कुर्सी 41 टाइम रोज़ाना बड़ा ज़बरदस्त एनर्जी लेकर आएगा। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब 24 अक्टूबर था 22 नवंबर। और आप लोगों के लिए मंगल के दिन की ट्यूसडे की बड़ी अच्छी रेमेडीज़ है मेरे पास। बट स्टोरी ऑफ द वीक की तरफ जाएं तो स्कॉर्पियो के लिए इस वीक में बहुत से तब्दीलियों के मामलात रहेंगे। गुजरे हुए वक्त की बजाय अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर भी निगाह रखें जो कि आपके मामलात में रुकावटें डाल सकते हैं, प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत से और कोशिश से बेहतर पोजीशन पे बैठेंगे, बट लोगों की नज़रें आपके ऊपर रहेंगी। आप अपने गुरु से, अपने बड़ों से, अपने वालिदैन से मशवरे के साथ अपने मामलात को लेकर चलिएगा और ज़्यादा हेल्प रहेगी। जॉब और बिज़नेस की बात करूं तो दी लवर्स मौजूद हैं। आपके कैरियर और आपके जॉब में आपको लोग प्यार भी करेंगे और पैसे भी आएंगे। और जनाब यहाँ पे मैरिज और रिलेशन में भी दी सन कामयाबी मिलेगी। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ जिस्म पे बोझ पड़ सकता है, ज़्यादा काम आपकी सेहत को मुतासर कर सकता है। और एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन में तलबा तालबात के लिए प्रॉब्लम रहेगी। ट्रैवलिंग की बात करूं तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं और गोश्त का सदका है आप लोगों के लिए मंगल को। और पढ़ने के लिए आप लोग कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें 10 मरतबा रोज़ाना पढ़ें, इंशाल्लाह उससे आपकी एनर्जी में बड़ी पॉजिटिविटी रहेगी। सजिटेरियस बुर्ज कौस 23 नवंबर था 22 दिसंबर, नाम का आगाज़ हरूफ ए से भी होता है। आपके लिए थर्सडे की बड़ी ज़बरदस्त
ज़बरदस्त रेमेडीज़ है और वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें सेजिटेरियस वालों की, तो आप लोगों को अपने मामला से मुतल्लिक़ बड़ी पॉजिटिविटी फ़ील होगी, बेहतर मामला की तरफ आप जाते हुए नज़र आते हैं। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपने डिसीजन क्या करना है और किस तरह फ़ैसले करने हैं, और आपकी स्पिरिचुअल पावर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। जॉब और बिज़नेस की बात करूं तो ज़बरदस्त एनर्जी नज़र आती है, और मैरिज और रिलेशन की बात करूं तो डबल माइंडेड हैं किसी बात को लेकर। वो आपने फ़ैसले करने हैं कि किस चीज़ को सही सिमत पर लेकर जाना है। हेल्थ बहुत ज़बरदस्त है। एजुकेशन के मामला 50-50 हैं तलबा तलबात के, और ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं। और रेमेडीज़ है, थर्सडे वाले दिन आपने घर में हलवा बनाना है और वो उसमें नारंगी या येलो कलर डाल के उसको फ़कीर 5 से 6 फ़कीरों में तकसीम करें। आपके स्टार्स की पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। कैप्रिकॉन। अच्छा जी, नेक्स्ट है कैप्रिकॉन। 23 दिसंबर था 20 जनवरी सैटर्न ज़ोहल के साथ ताल्लुक़ है, और आपके लिए सैटरडे वाले दिन की एक बड़ी ज़बरदस्त मैं रेमेडीज़ भी बताऊंगा। बट देखते हैं सबसे पहले आप लोगों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है। कार्ड्स की एनर्जी को यहाँ पे हम शफलिंग कर लेंगे। तो कैप्रिकॉन वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, तो कैप्रिकॉन वाले इस वीक में ओवर थिंकिंग प्लस ये कि फ़ाइट करते हुए और कुछ बेहतर की तलाश में नज़र आते हैं। आपको एहतियात रखना है। इस बात से एहतियात के जो आप बड़ा करना चाहते हैं उस बड़े से मुतल्लिक़ आपको पता होना चाहिए। आपको हर मामला को डिसीजन लेने से पहले उसकी सारी रैकी करनी चाहिए कि कहीं प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी कोई खड़ी ना हो जाए। जॉब और बिज़नेस की बात करूं तो जॉब और बिज़नेस में भी प्रॉब्लम है। पढ़ने के लिए रेमेडीज़ आप लोगों की सैटरडे वाले दिन की मैं बड़ी ज़बरदस्त बताऊंगा, वो करेंगे, फ़ायदा भी होगा। मैरिज और रिलेशन बेहतर है आप लोगों का। हेल्थ की बात करूँ, हेल्थ भी बेहतर है। और एजुकेशन तलबा तालबात की बड़ी ज़बरदस्त है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन सैटरडे आप लोग मिक्स दालें लें और उसमें काले तिल ज़रूर डालें, और मिक्स दालों के ऊपर आप 313 मरतबा पढ़ने के बाद उनको कीड़ों मकोड़ों को डालें। आपकी काफ़ी एनर्जी बेहतरीन हो जाएगी। और एक्वेरियस वालों को क्या करना है? बुर्ज दिलो, डेट ऑफ बर्थ 21 जनवरी था 19 फेब। और आप लोगों के लिए भी सैटरडे की बड़ी अच्छी ज़बरदस्त रेमेडीज़ है। सबसे पहले स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें एक्वेरियस वालों की इस वीक की, तो एक्वेरियस वाले इस वीक में बहुत बड़ा करने जा सकते हैं। आपको एग्रीमेंट साइन हो सकता है। आपके मामला बहुत पॉजिटिव नज़र आते हैं, और आपके ख़ास स्टार्स बड़े हक में हैं आपके, और ख़ासकर आपकी तबीयत में दरवेशानापन और मुस्तकबिल की प्लानिंग नज़र आती है। जॉब और बिज़नेस की बात करूं तो जॉब और बिज़नेस बेहतरीन, पैसे आ सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में भी कामयाबी है, लेकिन नज़रें रहेंगी लोगों की। और हेल्थ की बात करूं, हेल्थ डिस्टर्ब है, वॉक करें, सेहत का ख्याल करें। एजुकेशन बेहतरीन है, और ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। सैटरडे के लिए आप लोगों के लिए जो पढ़ने के लिए अमल है वो है हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। और चावल का टोटा मिलता है, वो छोटा टोटे लेके 500 ग्राम वो आप कीड़ों को डालेंगे तो आपके स्टार्स ज़्यादा मजबूत और एनर्जेटिक हो जाएंगे, सदका भी हो जाएगा। स्पाइसेस का ये हफ्ता कैसा रहेगा? स्पाइसेस बुझौत 20 फेब्ता 20 मार्च नाम का आगाज़ दाल और चेल से है। तो स्टोरी ऑफ द वीक स्पाइसेस वालों की क्या रहेगी? स्पाइसेस वालों के लिए तो इस वीक में भारी जिम्मेदारियां, प्रेशर रहेगा कामों के प्रेशर की वजह से थोड़ा सा आप प्रेशराइज्ड भी होंगे, बट आपकी फैमिली से मुतल्लिका बड़ी पॉजिटिव चेंजिंग्स नज़र आती हैं। आपको अपनी फैमिली से मुतल्लिका काफ़ी हैरानकुन पॉजिटिव तब्दीलियों के साथ जॉब और बिज़नेस में बड़ी तब्दीलियाँ, चेंजेस हैं, चेंज करना चाहते हैं अपने मामलात को। मैरिज और रिलेशन में राब्ते बढ़ेंगे। जिन लोगों की मोहब्बत चल रही है उसमें टेलीफोन कॉल्स और रात देर तक जागना की भी एनर्जी नज़र आती है। हेल्थ की बात करें, हेल्थ बेहतरीन है। और एजुकेशन की बात करें, क्लैरिटी मिल जाएगी तलबा तालबात को क्या फ़ैसले करने हैं। ट्रैवल आप कर सकते हैं, ट्रैवल की बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और यहाँ पे आप लोगों के लिए ख़ासकर पढ़ने के लिए अमल है वो है थर्सडे का। अच्छा, थर्सडे आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें अपने कामों की नीयत करके, 313 मरतबा बेहतरीन एनर्जी मिलेगी। बहुत शुक्रिया दाऊद साहब, और 12 के 12 सितारों के बारे में आपने बता दिया और मुकम्मल तफसील आपने जो है वो फराहम की। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि वही हुआ जिसका ख़तरा था। माहिरीन बार बार वार्न करते रहे लेकिन कोई इक़दाम नहीं किए गए।
मुल्क भर में बारिशें कम होने के अब असरात नुमायां होने लगे हैं। रवां सीजन की अगर बात करें तो इस दौरान बारिशें कम हुई, जिससे पानी का मसला संगीन हो गया। डैम्स में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम हो गई और रावलपिंडी में तो ड्राउट इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पंजाब में बारिशों की कमी से गंदम की फसल मुतासर होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। हर पार करके शहरों मिट्टी और इस्लाम कोट की 1 लाख से जायद आबादी का 2 माह से मीठे पानी की फराहमी मुअत्तल है, जिसके बाद पीने के पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और शहरी बोरिंग का कड़वा पानी पीने पर मजबूर हैं। इसी पर रावलपिंडी में पानी की सूरत हाल जानने के लिए हम बात करेंगे रावलपिंडी से सुनो न्यूज़ की रिपोर्टर से वसीम चौधरी से। वसीम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा इस वक्त जुड़वा शहरों, ख़ास तौर पर अगर रावलपिंडी की बात करें तो पानी की सूरत हाल क्या है और क्या शहरियों को पीने और इस्तेमाल करने का पानी मुहैया है? जी बिल्कुल, रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 3-4 माह से बारिश नहीं हुई है, जिसके बायस ज़मीन पानी के ज़खायर और बिलखसूस जो रावलपिंडी को पानी सप्लाई करने वाले मेन 2 डैम हैं, दोनों में पानी की सतह जो है वो खासी कम हो चुकी है, जिस पर रावलपिंडी वासा की जानिब से खुश्कसाली इमरजेंसी का नफाज कर दिया गया है और शहरियों को मुतनब्बे किया गया है कि वो पानी के इस्तेमाल में जो है वो खासी एहतियात बरते और बेदरेग पानी का इस्तेमाल ना करें। ना सिर्फ रोज़मर्रा के कामों में घर की सफाई के लिए पानी का बेदरेग इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसके साथ साथ जो सर्विस स्टेशनों पर गाड़ियों को धोने के लिए जो पानी का इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी कमी की जाए। वासा हुकाम की जानिब से वार्न किया गया है, अगर कोई इसमें मुलव्वस पाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वासा हुकाम का ये कहना है कि तकरीबन रावलपिंडी में योमिया तकरीबन 90 मिलियन गैलन पानी की ज़रूरत होती है, जिसमें से बेशतर पानी जो है वो खानपुर डैम से मुहैया किया जा रहा था। लेकिन खानपुर डैम में हालिया दिनों में बल सफाई के नाम पर जो है काम शुरू किया गया था और उसकी वजह से तकरीबन इस वक्त 50 से 51 मिलियन गैलन पानी जो है वो मुहैया किया जा रहा था। लेकिन खुश्कसाली के बायस अब इसमें मज़ीद 5 मिलियन गैलन योमिया का जो है वो कट लग गया है और दूसरी जानिब ज़ेरे ज़मीन पानी की जो है ज़खायर में कमी होने की वजह से मुख्तलिफ जो रावलपिंडी के ट्यूबवेल हैं उनमें भी पानी की कमी जो है वो देखने में आ रही है। इसके साथ साथ रावल डैम का बिल्कुल ठीक, पानी की किल्लत का मसला बड़ा संगीन हो गया है और इस सिलसिले में नमाज इस्तिस्का अदा करनी चाहिए और साथ ही साथ अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ करनी चाहिए कि इस तरह की सूरत हाल का हमें सामना ना करना पड़े, क्योंकि पानी है तो फिर ही जिंदगानी है। बहुत शुक्रिया वसीम चौधरी, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ तारीख में ही नहीं लिखे जाते, बल्कि वो कौमों की पहचान होते हैं, कौमों की बाकायदा शनाख्त बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही हीरो को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं जो पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में अपनी बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम करके अमर हो गए। बात कर रहे हैं पाक फ़ज़ाइया के बहादुर सपूत और निशान हैदर पाने वाले फ्लाइंग ऑफिसर राशिद मिन्हास की, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर दुश्मन की साजिश को मिट्टी में मिला दिया। आज उनका 74वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इसी हवाले से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जवां उम्री में मुल्क को कौम पर अपनी जान निछावर करने वाले फ्लाइंग ऑफिसर राशिद मिन्हास 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए। 17 साल की उम्र में पाक फिजाइया में शमूलियत इख्तियार की। 1971 में बतौर जनरल ड्यूटी पायलट ग्रेजुएट किया और उनकी पोस्टिंग PAF बेस मसरूर कराची में हो गई। उस वक्त उनकी उम्र 20 साल थी जब उन्होंने लड़ाका तैयारों को उड़ाने की तरबियत का आगाज किया। राशिद मिन्हास 20 अगस्त 1971 को मामूल के मुताबिक T-33 ट्रेनर जेट को उड़ाने वाले थे कि उनका बंगाली इंस्ट्रक्टर फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान जबरदस्ती उनके जहाज में सवार हो गया और अपने साथियों को पैगाम दिया कि तुम मेरे अहले खाना को लेकर भारतीय हाई कमीशन चले जाओ, मैं जोधपुर जा रहा हूँ। राशिद मिन्हास ने फौरी तौर पर कंट्रोल टावर को आगाह किया। इसी दौरान मतीउर रहमान ने राशिद मिन्हास को जर्ब लगाई और क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया। उसके पास खुफिया दस्तावेजात थी जो वो भारत लेकर जाना चाहता था। राशिद मिन्हास ने 11:33
मिनट पर इतला दी कि मुझे तैयारे समेत अगवा किया जा रहा है। इसके बाद तैयारे का राब्ता कंट्रोल टावर से मुनक़िता हो गया। राशिद मिन्हास ने जब ये देखा कि हिंदुस्तानी सरहद सिर्फ 32 मील दूर रह गई है तो उन्होंने जहाज का रुख जमीन की तरफ कर दिया। यूँ पाकिस्तान के शाहीन ने अपनी जान कुर्बान करके गद्दार वतन और हिंदुस्तान के तमाम नापाक इरादे खाक में मिला दिए। राशिद मिन्हास को इस लाजवाल कुर्बानी पर निशाने हैदर से नवाजा गया। वो अब तक के सबसे कम उम्र शहीद हैं जिनको ये एजाज मिला। क्या बात है, राशिद मिन्हास की इस लाजवाल कुर्बानी को रहती दुनिया तक याद रखा जाए। तो नाजरीन, अब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में मैराथन का इनकाद किया गया, जिसमें मर्द और ख़वातीन, बुजुर्गों और बच्चों समेत बैरून मुल्क से आए अफराद ने भी शिरकत की। इस हवाले से हमारी साथी रिपोर्टर रुबीना यूसुफ ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। लाहौर मैराथन 2025 का जोश अपने अरूज पर है। लाहौर पाकिस्तान बहरिया टाउन में यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से और इवन मुल्कों से लोग यहाँ पर मौजूद हैं आज इस मैराथन के लिए। और इस मैराथन में 3 कैटेगरीज हैं, 42 किलोमीटर्स, 21 किलोमीटर्स और 5 किलोमीटर्स। क्या लाहौर और दीगर शहरों से आने वाले लोग जो हैं और जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं वो कितना पुरजोश हैं, कितना एक्साइटेड हैं, उनसे बात कर लेते हैं हमारे साथ चलिए। With me, Niro. He has completed his 42 kilometers and he's all the way from Belgium. Good morning. Hi, good morning too. First of all, congratulations to be a part of this team. Yeah, thank you very much. And I really enjoyed it because it was a really nice race, flat road. And I would like to thank first of all the management who organized this. I came especially from Belgium to take part in this beautiful event. Oh, that's great. Yeah, and I would like to thank all the police and the security men because road safety is really important. But most of all the volunteers, especially the ones giving the drinks, they did a great job because without volunteers, no marathon. I have with me Dr. Shahriar, chairperson of Cancer Care Hospital. A very good morning. Good morning. First of all, congratulations to be a part of this marathon. Thank you. We are very privileged to have been invited to participate in this activity. Thank you so much. So you have completed your 5 kilometers. How are you feeling now? Great. Ready to run another 5 kilometers. So have you ever participated in any other marathon? I've been an athlete in college life. I've been participating in all track and field events. Okay, mashallah. So it's your team. You promoted them? Yeah, they are self-motivated. Half of them were really willing to come and run. Okay, so you are actually promoting to the people who have diagnosed in cancer? Yeah, something like that. We have a campaign. We educate masses that doing a healthy lifestyle, adopting healthy lifestyle, running, walking, cycling, swimming prevents cancer. So our logo of Cancer Care Hospital is on one hand where we provide treatment, we have an equal emphasis on preventing cancer by adopting healthy lifestyle. And that is why we are collaborating with this triathlon club that let's promote together for the citizens of Lahore. We should educate them that 30 minutes every day brisk walk reduces the risk of cancer by 40%. Yeah, this is the best message to the audience. Yeah, this is very important. All the viewers, if you walk at a brisk pace, 3.1 miles per hour, for 30 minutes every day, your chances of getting cancers of the different organs that goes down by 40%. Oh my God. The breast cancer risk is reduced, colon cancer risk is reduced, stomach cancer, endometrial cancer, many cancers, they go down. And moreover, you don't get diabetes and hypertension. So Lahoriites and the participants from all other cities are encouraged not only to participate on these periodic events, but they should do this activity on a regular basis 5 days a week. I have with me Niro. He has completed his 42 kilometers and he's all the way from Belgium. Good morning. Good morning too. So you have completed your 42 kilometers. How are you feeling now? Yeah, I'm feeling really happy because first of all, it was a nice track, perfectly organized. So I would like to thank the management first of all, because they organized all this. So I had the opportunity to run. Special thank you to the police and security for our safety, because safety is of the utmost importance. Wonderful. You just came for this marathon. How has been your experience to come in Lahore? Really fine. I really like it. So really helpful.
I have with me Christina. She's from Austria and she's the girl who has completed her 42 kilometers. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. First of all, congratulations to be a part of this marathon. Thank you so much. So you have completed your 42 kilometers. How are you feeling now? Well, right now I'm tired, but it was a great race. It was super well organized. There's a nice crowd, amazing runners. We had very good weather, so couldn't have been a better day. How are you feeling after completing your 21 kilometers? I'm feeling like fantastic. It was lovely, it was great. And Lahore Marathon, they've organized it really well. And we've had a fabulous time. Are you excited? Static actually. लग नहीं रहा इस वक्त क्योंकि अभी सिंक इन नहीं हो रहा. Actually, all three of us have done this for the first time, and this is amazing. It is the greatest feeling in the world. So I would suggest to all women, all girls, it doesn't matter what age you are, if you are neurodiverse or you're neurotypical, running is an inclusive sport and we should all take part in it. It was a great race. Really enjoyed being out here on the streets for the Lahore Marathon. Only did the 5K, but really impressed with those who did the whole marathon or the half marathon. कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छी फीलिंग है. हम लोग यूजुअली साइकिलिंग करते हैं तो हमने कहा आज कुछ डिफरेंट भी आके करके देखें. रनिंग आपको पता है रिसेंटली कैचअप कर रही है. आई थिंक इनका ये दूसरा इवेंट है. हाँ, मेन इवेंट जो होता है हर साल का FTC का. सो दे डन अ प्रीटी गुड जॉब. डुएथलॉन्स भी करवाते हैं ये लोग और मैराथन्स भी करवाते हैं. हम लोग प्रॉपर रनर्स नहीं है तो हमने कहा 5K कर लें. आई थिंक काफ़ी लोगों के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा है. पहले आपने कभी किसी रेस में पार्टिसिपेट किया? इससे पहले पिछले साल इसी में किया था. हाँ जी, तो उससे थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है. बट आई थिंक इट्स अ गुड इवेंट. कैसा फील हो रहा है आपको इस मैराथन लाहौर का पार्टिसिपेट करके? बहुत अच्छा फील हो रहा है. मैं कराची से आई हूँ ये मैराथन करने के लिए. ये मेरा पहला फुल मैराथन है 42.2 किलोमीटर्स और मुश्किल था लेकिन हो गया. बीच में बहुत टाइम ऐसे था कि लगा कि नहीं होगा लेकिन पुश थ्रू किया और हो गया. इस मैराथन में मौजूद लोगों से हमने बातचीत की और वो बहुत एक्साइटेड हैं. आज उन्होंने इस मैराथन को कंप्लीट किया है. किसी ने 5 किलोमीटर, किसी ने 21 किलोमीटर और किसी ने 42 किलोमीटर. और कितना ये हेल्थी एक्टिविटी है. ये कोई कंपटीशन नहीं था सिर्फ जीतने के लिए, बल्कि ये बहुत ही हेल्थी एक्टिविटी है जो कि बहुत ज़्यादा जो कैंसर सर्वाइवर थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे. और हमने लोगों से सुना कि किस तरह से जो रनिंग है वो आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है. सो आप भी प्लीज़ कोई दिन में कोई 30 मिनट अपना रनिंग करें, पार्क्स में जाएं, अपने घर पर मत बैठे रहें. सो दिस वाज द बेस्ट मैसेज. तो उम्मीद है कि आपको ये आज का सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा. ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान. क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत पैकेज था और इस पैकेज में हेल्थ के हवाले से और रनिंग के हवाले से इम्पोर्टेंस बताई गई कि किस तरह आप खुद की सेहत को बेहतर बना सकते हैं. और ये जो इवेंट का इनाकाद किया गया है ये ही एक तरह की मोटिवेशन है. यही बताया गया कि जनाब किस तरह आप दौड़ते दौड़ते बीमारियों को भगा सकते हैं. बिल्कुल. और अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का. कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान. वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान वंस अगेन. और व्यूअर्स, प्रोग्राम में अब हमारा वक्त हुआ है हेल्थ सेगमेंट का, जिसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसी अहम बीमारी के बारे में जिसे पहले सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों का ही मसला समझा जाता था, मगर अब तो ये बीमारी नौजवानों और यहाँ तक के बच्चों को भी मुतासर कर रही है. और वो बीमारी जिसका ताल्लुक सिर्फ मीठा खाने से नहीं बल्कि हमारे लाइफस्टाइल, हमारी आदत और हमारे जेनेटिक्स से भी है. जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं शुगर की, डायबिटीज़ की, जो आजकल की दुनिया भर में अगर कहा जाए साइलेंट किलर के तौर पे जानी जाती है. ये बीमारी ना सिर्फ इंसान की तवानाई को ख़त्म करती है बल्कि अगर इस बीमारी पर आप बर वक्त इसका इलाज ना करें तो ये कभी हमारा दिल, गुर्दे, आंखें या किसी भी बॉडी ऑर्गन को अटैक कर सकती है. क्या ज़ियाबितस को रोकना या इससे रिवर्स करना मुमकिन है? इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग और ऑटोफेजी की अगर हम बात करें, इस तरह की जदीद तहकीकात ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने में कितनी बेनिफिशियल हो सकती हैं और क्या ये तरीके टाइप 1 और टाइप 2 दोनों किस्म के शुगर मरीजों के लिए फ़ायदेमंद हैं? इन तमाम पहलुओं पर एक्सपर्ट से जानते हैं. आज हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज से शुगर डॉक्टर मुबीन सैयद साहब. डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान. थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि पाकिस्तान में ज़ियाबितस के अगर हम तादाद की बात करें तो मौजूदा मरीजों की तादाद इतनी ज़्यादा है. क्या वाकई ये तादाद दुनिया के दीगर ममालिक से ज़्यादा बढ़ रही है और हमारे यहाँ जो रेशो है इसके बढ़ने की वो बहुत ज़्यादा है? जी बिल्कुल. हमारा जो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंस के हिसाब से, दैट इज़ 100 में से कितने लोगों को डायबिटीज़ है,
उस हिसाब से दुनिया का टॉप मुल्क है। हमारे 26.7% जो लोग हैं, एडल्ट्स हैं, दे आर डायबिटिक। और ये वो हैं जिन्होंने डायबिटीज़ को डायग्नोज करवाया हुआ है। और अभी बहुत सारे हैं जिन्होंने डायग्नोज ही नहीं करवाया। हमारे रूरल एरियाज में आई एम श्योर दैट देयर आर लॉट मोर। नंबर ऑफ पेशेंट्स, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पेशेंट्स, उसमें पाकिस्तान इज़ द थर्ड लार्जेस्ट। हमसे ऊपर है चाइना और इंडिया। पर आप उनकी पॉपुलेशन देखें, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। चाइना के अंदर है 144 मिलियन लोग जो डायबिटिक हैं, इंडिया में है 74 मिलियन लोग, पाकिस्तान में 33 मिलियन लोग। तो ये भी हमारी पॉपुलेशन उनसे कोई 1/3 पता नहीं क्वार्टर होगी। तो बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पर। इसकी क्या वजूहात देखते हैं डॉक्टर साहब, आप जो मेनली आपने ट्रीट भी की है, आपकी ऑब्जर्वेशन केसेस में भी आती है? जी देखिए, एक तो हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि हम लोग जनरली जल्दी डायबिटिक हो जाते हैं जेनेटिकली। दूसरा, हमारी जो फैट्स बनती हैं वो हमारी विसरल फैट बनती हैं, दैट मीन्स कि हमारे ऑर्गन्स पे बनती हैं। अच्छा। पेट के बाहर नहीं होती, अंदर होती बाहर नहीं, ऑर्गन्स पे है। जी, ये भी हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। फैटी लिवर हो जाना। करेक्ट। उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल, हमारे स्ट्रेसेस और पोल्यूशंस मेन कॉज। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि हर बंदा ये सवाल कर रहा होता है, ये जानने की कोशिश में लगा रहता है कि शुगर को क्या मुकम्मल तौर पर रिवर्स कर सकते हैं, या इसका क्या तरीकाकार है, और क्या हर किस्म की जो शुगर है ये रिवर्सेबल है? सो टाइप 1 तो रिवर्सेबल नहीं है। नहीं है। एक स्टडी आई है कोई 2-3 महीने पहले चाइना से, जिसमें उन्होंने टाइप 1 के लिए भी एक होप प्रोड्यूस किया है कि जो हमारे पैंक्रियास के सेल्स हैं, ट्यूबुलर सेल, जो लुबलुबा है हमारा, उसके अंदर कुछ सेल्स हैं जो इंसुलिन बना रहे हैं। सही। और फिर वो नालियों से निकलते हैं इंसुलिन और जाती है अंतड़ियों में। तो वो जो नालियां हैं उसके सेल्स को उन्होंने इंसुलिन बनाना सिखाया। अच्छा। तो कल को टाइप 1 के लिए तो हेल्प हो जाएगी। टाइप 2 जो है रिवर्सेबल है। टाइप 2 रिवर्सेबल है, बिल्कुल रिवर्सेबल। किन तरीकों से जरा ये भी बता दीजिएगा, रहनुमाई कीजिएगा। जी, जो सबसे अहम बात है वो है ऑटोफेजी या इंटरमिटेंट फास्टिंग। होता ये है कि अगर आप ये पड़ा हुआ सेल समझ लीजिए, ये जो छोटा सा बॉल है जी, जब हम खाना खाते हैं थ्रू आउट अ लाइफ, तो हमारे सेल्स के अंदर ट्रैश इकट्ठा होता जाता है। ठीक है। देखिए, हम यही चीज़ें खाते हैं यंगस्टर एज में तो हमें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा होता, और वही खाते हैं 50 साल में तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। राइट। उसकी वजह यह है कि थ्रू आउट द लाइफ हमारे सेल्स के अंदर ट्रैश इकट्ठा होता है। जब वो एक ख़ास स्टेज तक आ जाता है तो उसके बाद सेल अपना फंक्शन करना ख़राब हो जाता है। सही। उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, उससे इंसुलिन सिक्रीशन में मसला होता है। अब अगर हम करें इंटरमिटेंट फास्टिंग, फाका करें, तो सेल जो है ना उसके अंदर एक क्लॉक लगा हुआ है। वो कहता है यार मुझे कितनी देर खाना नहीं मिला, 2 घंटे नहीं मिला, कोई बात नहीं, 4, 6। जब 6 घंटे के बाद फाका होता है तो सेल अपने अंदर से वो ट्रैश खाने लग जाता है। उसको कहते हैं ऑटोफेजी। ठीक है। जब सेल अपने अंदर से ट्रैश खाता है तो सेल साफ हो जाता है। जब वो साफ हो जाता है तो फंक्शन करने लग जाता है। जबरदस्त। इस वजह से ये रिवर्स हो सकती है। और इसलिए कहा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को भूखा रखें, और जब भूख महसूस हो ज़्यादा वाली तभी खाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ख़वातीन में हम देखते हैं कि डायबिटीज़ बहुत आम हो गई है। रिसर्चेस भी कहती हैं कि 1/3 से ज़्यादा ख़वातीन में डायबिटीज़ हो गई है। वजह क्या है इसकी? देखिए, ख़वातीन का एक तो वही जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अच्छा, उनका भी जेनेटिक, उनका भी है। नंबर 2, ख़वातीन की प्रेगनेंसी। अक्सर ख़वातीन प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटिक हो जाती हैं और उन्हें पता नहीं चलता, जिसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। उसके बाद उनका लाइफस्टाइल, बाहर आना जाना कम है, मूवमेंट कम है। उसके बाद ख़वातीन में मेनोपॉज के बाद वेट गेन ज़्यादा है, उस वेट गेन से भी डायबिटीज़ होती है। तो ये इस तरह की और भी वजूहात हैं जिनकी वजह से ख़वातीन में ज़्यादा। तो कैसे अपने आप को क्योर करें, वो इसका आपने वजह तो बता दी, इसका हल भी बताइए। देखिए, जो तो ये चीज़ें कि एक्सरसाइज करना, मूव करना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल ना होना, यानी हर वक्त बैठे रहना ना करना, उसके अलावा ये बड़ा अहम है इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, फाका करना। ठीक है। सो सपोज कीजिए, ये एक चीज़ में अगर आज की बात में सिर्फ इतनी बात ही समझ आ जाए, हमारी ट्रेडिशनल मैनेजमेंट होती है डायबिटीज़ की कि जनाब छोटे पोर्शन खाएं, बार बार खाएं।
जी Yes. यही होती है ना, उसका बड़ा नुकसान है। उसका नुकसान ये है कि जो सेल बैठा हुआ है, जो क्लॉक चला रहा है कि जनाब खाना आया कि नहीं आया, अगर आया है तो वो खाना बाहर से खाता है, और अगर नहीं आया तो अपने अंदर से साफ करता है। तब आप उस सेल को हर 2 घंटे बाद खाना देने लग जाएं, चाहे थोड़ा दें, तो क्या वो ठीक होगा? नहीं। जब आप फाका देते हैं 6 घंटे के बाद वो अपने आप को साफ करना शुरू करता है। सो सबसे अहम बात, और ये फ्री है, आपने फाका किया है तो उस पर तो कोई दवाई नहीं लगी, उस पर कोई पैसा भी नहीं लगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम इस तनासुर में बात करें तो आगे रमज़ानुल मुबारक भी आने वाला है, तो किस तरह से रूटीन बेहतर कर सकते हैं और आगे से रमज़ान के अलावा भी आगे चल के भी उसको डेवलप कर सकते हैं अपनी आदत को कि आप फास्टिंग की तरफ आ जाए? जी, ये देखिए, हमारी फास्टिंग, हमारे रोज़े हमारे आम दिनों से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। हम सहरी में भी बहुत कुछ खाते हैं, रात को में तो हाथ रुकता ही नहीं है जी, यही शिकायत है। और इफ्तारी में हम पहले खाते हैं फ्राइड फूड्स, फिर हम वो नमाज पढ़ते हैं, फिर हम दोबारा डिनर भी खाते हैं, फिर मैंने देखा है लोग तो रातों को जाके भी खाते हैं। तो इफ्तारी में तो हम अपना खाना, रमज़ान में तो खाना डबल ट्रिपल कर देते हैं। यस, वेट ज़्यादा बढ़ा होता है राइट आम दिनों से रमज़ान में। सो अगर सही तरीके से रोज़ा रखा जाए कि सुबह लाइट खाना खाया, यखनी ले लें, कोई लाइट सा अंडे ले लें, और उसके बाद जिस्म को फाका होने दें, फिर जब आप रोज़ा ख़त्म कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी फ्राइड फूड्स खानी बंद करें। ये जो समोसे और कचौरियाँ, स्टार्ट यहीं से होता है हमारा स्टार्ट फ्राइड फूड्स के अंदर। अब कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि एयर फ्रायर में भी ना खाएं। नहीं, एयर फ्रायर ठीक है, वो ठीक है, एयर अच्छा, फ्रायर उसमें ठीक मना है कर सकते हैं। जी, ये है हाई हीट और ऑयल के साथ। उसमें ये होता है कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं एज, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, और एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं एल, एडवांस लिपोक्सिडेशन एंड प्रोडक्ट। ये 2 चीज़ें बनती हैं फ्राइड फूड में। आप इसको सिंपल टर्म्स में ऐसे समझ लीजिए जैसे पॉइजन है, सुइयाँ है, वो जब हम खाते हैं तो वो जाके सारी इंटेस्टाइन को ज़ख्मी करती हैं, फिर वो जिस्म के ब्लड के अंदर चली जाती हैं, वहाँ से ब्रेन में भी जाती हैं, वहाँ से वो लोब्लोमा में जाती हैं, लिवर में जाती हैं, वो हर जगह इन्फ्लेमेशन कर देती हैं, राइट? तो खाली उस इन्फ्लेमेशन से डायबिटीज़ हो जाती। तो अभी तो हमने और खाना है, तो अगर रोज़े सिंसियरली रोज़ों की तरह से कर दिए जाए तो ये मसला नहीं आएगा। बिल्कुल, रोजे में एक्चुअली डायबिटीज रिवर्स की जा सकती है विद इन अ मंथ, अगर उसकी रूह के मुताबिक उस पर अमल किया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने के लिए कौन से सप्लीमेंट्स हैं, ये कौन सी ग़िज़ाएं हैं? ये तो आपने बता दिया कि क्या नहीं लेना, जी, जो आप रेकमेंड करें वो क्या चीज़ें? देखिए, सबसे पहले तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आ गई, बिल्कुल ठीक है। उसके साथ हल्दी जो है वो इन्फ्लेमेशन उतारती है। जब भी हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन कम होती है, हमारा लुबलबा सही काम करता है, हमारा लिवर सही काम करता है, हमारे बॉडी के सिस्टम सही काम करते हैं। इन्फ्लेमेशन उतारने के लिए हल्दी को दूध के साथ मिक्स, हल्दी अकेले एब्जॉर्ब नहीं होती जीआईटी से, ओके, उसको फैट चाहिए होती है एब्जॉर्ब होने के लिए। यानी नीम गर्म पानी में ना लें आप, उसे दूध में लें, उसको दूध में। अगर कोई किसी को दूध मना है या लैक्टोज इंटॉलरेंस है, वेरी गुड, तो इन दैट केस पेपर के साथ ये जो काली मिर्च है, थोड़ी सी पीस के, बहुत थोड़ी सी, वो हल्दी में मिला लें, हल्दी में मिला वो 1000 गुना उसकी एब्जॉर्प्शन और पाउडर फॉर्म में लें। जी, पाउडर फॉर्म, सुबह या शाम, उसमें कोई तफरीक नहीं है, कोई मसला नहीं। ठीक है, एक तो हल्दी लेनी चाहिए, उसके बाद जो नॉर्मल विटामिन हैं वो रेगुलरली लेने चाहिए। विटामिन डी बहुत अहम है, विटामिन डी भी इन्फ्लेमेशन कम करता है, राइट? तो ये लेने चाहिए। इसके बाद अगर कोई डायबिटिक है तो बर्बरीन एक और सप्लीमेंट है जो बड़ा अच्छा काम करता है। लेकिन सबसे अहम बात इंटरमिटेंट फास्टिंग और फूड का स्ट्रक्चर चेंज करना। बिल्कुल ठीक है, ये आज की अहम बात तो आगे इंटरमिटेंट फास्टिंग और आपका जो लाइफस्टाइल है इसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। कल तक के लिए मुझे और नजफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।